हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सलेंट मेंटर्स। तो आज के वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 9th आईसीएसई का एसएमसी का फाइनल ईयर का पेपर, जो कि आपका पिछले साल आया हुआ था आपके स्कूल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या था इसमें? ओके, एमसीक्यू था। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग हमें चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। सो इसमें ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा इक्वल होते हैं। सेकेंड क्वेश्चन था हमारा, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड द फील्ड लाइंस आर यूनिफॉर्म, मतलब हमारा मैग्नेटिक फील्ड कैसा होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। तो मैग्नेटिक फील्ड जब यूनिफॉर्म होता है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से ड्रॉ की जाती है। तो चलिए इसके रिगार्डिंग आंसर्स देख लेते हैं। कर्व नहीं होती है। पैरेलल बट नॉट इक्वी डिस्टेंस, ये भी गलत है। देखिए सारी इक्वल डिस्टेंस पे होती है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। पैरेलल भी होती है और एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पर भी होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्पीड ऑफ साउंड डज नॉट डिपेंड ऑन। तो ये फैक्टर बेस्ड क्वेश्चन है कि स्पीड ऑफ साउंड कौन सी फैक्टर पे डिपेंड नहीं करती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा प्रेशर। ठीक है, प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती है। अगला क्वेश्चन है, विच इलेक्ट्रिकल डिवाइस इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल दिस। तो ये हमारा ए बना हुआ है, तो ये हमारा सिंबल होता है एमीटर का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द फंडामेंटल यूनिट इज न्यूटन, पास्कल, सेकेंड या नन। तो हमारी फंडामेंटल यूनिट होती है सेकेंड। ठीक है, टाइम की यूनिट है ये हमारी। अगला क्वेश्चन है, द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेस फ्रॉम 20 मीटर पर सेकेंड टू 30 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड, एक्सेलरेशन इज। तो ये हमारा न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। तो इंक्रीज कर रही है, यानी कि ये हो गया वी यू और ये हो गया हमारा वी। इनिशियल वेलोसिटी ये हो गई, फाइनल वेलोसिटी ये हो गई, और ये है 10 सेकेंड में। तो हमारा सिंपली एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है ए इज इक्वल्स टू वी माइनस यू ओवर टी। तो फाइनल वेलोसिटी हमारी 30 है, इनिशियल वेलोसिटी 20 है, बाय 10 करेंगे। सो हमारा आंसर हो जाएगा 10/10, कैंसिल कर देंगे तो आंसर बन गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। तो कौन सा आंसर सेटिस्फाई कर रहा है? ऑप्शन नंबर बी, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द करेक्ट ग्राफ बिटवीन मास एंड एक्सेलरेशन फॉर अ कांस्टेंट फोर्स इज। तो आपका ये वाला ग्राफ आपका ठीक रहेगा। ठीक है, जिसमें मास और एक्सेलरेशन के बीच में फोर्स आपका ऐसे कर्व लाइन से रिप्रेजेंट करता है। ठीक। द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज। कॉन्वेक्स मिरर से कैसी इमेज बनती है? तो वर्चुअल भी होती है, इरेक्ट भी होती है, डिमिनिश भी होती है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ देम। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या था? अ सॉलिड ऑफ वॉल्यूम v एंड डेंसिटी d इज इमर्स्ड इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो, द अपथ्रस्ट एक्टिंग ऑन इट इज। तो ये सीधा आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है कि अपथ्रस्ट क्या होगा। तो अपथ्रस्ट का फॉर्मूला होता है हमारा v रो g। ठीक है, वेयर रो इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1 टॉर इज इक्वल्स टू। तो 1 टॉर किसके इक्वल होता है? 1 mm ऑफ मर्करी। ठीक है। फूड चेन बिगिंस विद। तो फूड चेन किससे स्टार्ट होता है? फोटोसिंथेसिस से स्टार्ट होता है और एंड हमारा होता है डिकम्पोजिशन पे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइम पीरियड ऑफ अ सेकेंड पेंडुलम। तो सेकेंड पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना होता है हमारा? 2 सेकेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ हमारी क्या होती है? रेडियस का हाफ होती है। तो 20 का हाफ, हमारा आंसर बनेगा 10 सेंटीमीटर। बट यहाँ पे दो ऑप्शन है, प्लस और माइनस में। तो कॉनकेव मिरर के लिए सिंबल हमारा हमेशा जो होता है वो माइनस ही होता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द करेक्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज। तो इक्वेशन ऑफ मोशन की करेक्ट इक्वेशन है हमारी, इसमें से यही वाली ऑप्शन हमारा सही होगा, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द करेक्ट वैल्यू ऑफ g। g की करेक्ट वैल्यू कितनी होती है? 6.67 इंटू 10 रेज टू द पावर -11। तो ये सारे ही ऑप्शन में है। यूनिट में देख लेते हैं, तो यूनिट इसमें सबसे सही आपके ऑप्शन इसकी है। ठीक है। यूनिट क्या होती है हमारी? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ओके, सो एमसीक्यू हमारे वहाँ फिनिश हो गए। अब अगला क्वेश्चन हमारा स्टार्ट हो रहा है विच इज़ क्वेश्चन नंबर 2। सो ये आपका सेक्शन ए का पार्ट होता है जो कि आपको कंपलसरी होता है करना, ठीक है। जब सेक्शन बी आएगा तो उसमें आपको ऑप्शन मिलते हैं, बट सेक्शन ए में ये सारे क्वेश्चंस आपको करने कंपलसरी होते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन इसमें क्या था। हाउ लॉन्ग साउंड विल टेक टू ट्रैवल इन एन आयरन रॉड एंड इन एयर बोथ हैविंग 3.3 किलोमीटर लेंथ, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज दिस एंड आयरन इज दिस, ठीक है। तो ये बेसिक सा आपका न्यूमेरिकल है। तो आपको यहाँ पर दो चीज़ें दे करके रखी है, एयर एयर दिया है एंड आपको आयरन की रॉड दी है। बोथ में आपकी डिस्टेंस है 3.3 किलोमीटर, ठीक है। दोनों ही साइड आपकी डिस्टेंस 3.3 किलोमीटर है। एसआई यूनिट में चेंज कर लेंगे तो ये हमारी हो जाएगी 3300 मीटर्स, ठीक है। 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किलोमीटर से मीटर में चेंज हो जाएगी। एंड नेक्स्ट हमें क्या दे करके रखा है, स्पीड दी है एयर में 330 एंड आयरन में 5280, ठीक है। एयर में स्पीड दी है 330 एंड आयरन रॉड में स्पीड दी है 5280। सो हमसे दोनों ही केसेस में टाइम पूछा है, तो यहाँ पे जो हमारा टाइम हो जाएगा विच इज इक्वल्स टू टाइम, सिंस स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, देन टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर स्पीड होता है, ठीक है। तो डिस्टेंस यहाँ पे हमारी है 3300 एंड स्पीड गिवन है 330। कैंसिल आउट करेंगे सो हमारा आंसर बन जाएगा यहाँ पे 10 एंड सेकेंड्स में आएगा, ठीक है। और इस वाले सिनेरियो में देख लेते हैं यहाँ पे टाइम इन आयरन रॉड कितना हो जाएगा, डिस्टेंस ओवर स्पीड करेंगे, डिस्टेंस इज 3300 एंड स्पीड इज 5280। कैंसिल करेंगे, इसको कैंसिल किया, 2 से कैंसिल करेंगे तो 1 टाइम्स में जाएगा, फिर 6 टाइम्स में जाएगा, देन 5 टाइम्स में जाएगा, यहाँ कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स में जाएगा, 6 टाइम्स में जाएगा, 4 टाइम्स में जाएगा। और फर्दर ये आपका कैंसिल आउट नहीं हो सकता है। सो हाँ, ये और कैंसिल नहीं हो सकता है। अगर 3 से भी करना चाहे हो सकता है, 3 से हो जाएगा आपका। ये 5 टाइम्स में कैंसिल होगा, 5 टाइम्स में कैंसिल होगा, फिर ये 88 11 से कैंसिल हो जाएगा, 5/8 विच इज़ इक्वल्स टू 0.6 समथिंग आपका आंसर बनेगा, ठीक है। आप फर्दर इसको डिवाइड करके चेक कर सकते हैं, 0.6 एंड समथिंग आपका आंसर बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राइट 2 ways टू इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करने के 2 वेज लिखने हैं। तो नंबर 1 वे होता है हमारा बाय इंक्रीजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, ठीक है। आप करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ा दीजिए, जितना करंट आप पास ऑन कर रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड बढ़ा देंगे। और सेकेंड वे हो जाएगा हमारा बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स भी अगर हम बढ़ा देंगे तो उससे भी हमारा मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होती है वो इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्नियर कांस्टेंट्स को आपको डिफाइन करना था, तो उसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ मेंशन कर दी है। वर्नियर कांस्टेंट इज इक्वल्स टू द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन एंड वन वर्नियर स्केल डिवीजन, दोनों के बीच के डिफरेंस को कहते हैं। और इट इज़ द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, ठीक है। सो यहाँ से आप यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट फ्रॉम इट और ईदर यू कैन चेक इट फ्रॉम योर बुक, आपको सिंपली इसकी डेफिनेशन मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन इनर्शिया। तो इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया इज डिफाइंड एज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय विच इट ट्राइज टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। इनर्शिया एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी बॉडी की जो क्या करती है, उस बॉडी की स्टेट को मेंटेन के करने की कोशिश करती है, चाहे वो स्टेट ऑफ रेस्ट हो या स्टेट ऑफ उसकी मोशन हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में था, विच फिजिकल क्वांटिटी इज टर्म्ड एज इनर्शिया। इसका आंसर होगा मास, ठीक है। हायर द मास देन हायर विल बी द
इनर्शिया ऑफ दैट बॉडी। जितना भारी या जितना ज़्यादा मास होगा किसी भी बॉडी में, उतना ज़्यादा उसका इनर्शिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो देखिए मैं इसको समझा देती हूँ। जैसे अगर कोई भी लिक्विड है विच इज़ कंटेन्ड इन अ वेसल, और उसमें सपोज करिए आपने कोई सॉलिड इमर्स किया, ठीक है, या तो वो सॉलिड फुल्ली इमर्स हो जाएगा, पूरी तरीके से अंदर चला जाएगा, या पार्शली, जैसे इस कंडीशन में है हाफ, उसमें इमर्स होगा, ठीक है। सो उस केस में जब भी कोई भी सॉलिड को हम लोग लिक्विड में डालते हैं तो उससे क्या होता है कि वो उस पर अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई करता है, ठीक है। किसी भी सॉलिड को किसी लिक्विड में डालने पर वो उस पर ऊपर के डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई करता है, जिसको हम लोग कहते हैं अपथ्रस्ट, ठीक है। यही अपथ्रस्ट इक्वल होता है वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। मतलब जितना लिक्विड ये ऊपर बाहर करेगा, मतलब कोई भी चीज़ को आप पानी के अंदर या किसी भी लिक्विड में डालेंगे तो थोड़ा सा लिक्विड का लेवल राइज होता है, तो जितना लिक्विड का लेवल राइज होता है उसका जो वेट होता है वही इक्वल होता है हमारे अपथ्रस्ट के, जो कि यहाँ पे आपका डेफिनेशन में भी मेंशन है, आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट टू डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी यूज़ करने के दो डिसएडवांटेज बेसिकली क्या हो जाएंगे कि ये बहुत ही इसकी जो इनिशियल कॉस्टिंग होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसको आपको जब इंस्टॉल करवाना होगा फर्स्ट टाइम तो उसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है, और प्लस ये जब सनलाइट होती है उस टाइम पर ही काम करती है। तो ये इसके दो डिसएडवांटेज होते हैं जो कि यहाँ पे मेंशन भी है, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म when two plane mirrors are kept at an angle of 60 degree with each other। so इसको सॉल्व करने का मेथड क्या होगा, नंबर ऑफ इमेजेस निकालने का फॉर्मूला होता है n इज इक्वल्स टू 360 डिग्री बाय थीटा, वेयर थीटा क्या होता है, जो एंगल बन रहा होता है दोनों मिरर्स के बीच में। तो यहाँ एंगल कितना बन रहा था 60 डिग्री, कैंसिल करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 6। जब भी आंसर अगर आपका इवन आए, ठीक है, जब भी आंसर अगर इवन आता है तो उस कंडीशन में हमें क्या करना होता है, उसमें से 1 लेस करना होता है, तो हमारा आंसर फाइनल बनेगा 5 इमेजेस, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर बनेगा, कितनी इमेजेस बनेगी हमारी, 5 इमेजेस बनेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन 3 पे ये भी आपका सेक्शन ए का पार्ट होता है, ये भी कंपलसरी के अंदर आता है, मतलब आपको करना होता है ये सारे क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये है, अ बल्ब ड्रॉज 1.5 एम्पियर करंट एट 6 वोल्ट, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब। तो रेजिस्टेंस निकालने का सीधा फॉर्मूला होता है V ओवर I, ठीक है। तो वोल्टेज हमारा कितना दिया है 6 वोल्ट एंड करंट इज 1.5 एम्पियर, डेसिमल हटाएंगे 0 बढ़ेगा, तो ये हमारा आंसर बनेगा 4, और रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 4 ओमेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ अ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ शोइंग एक्सेलरेशन। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली ऐसे दो लाइन ड्रॉ करना है। एक्स एक्सिस पे आपको मेंशन करना है टाइम, और वाई एक्सिस पे आपको मेंशन करना है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एंड देन आपको ग्राफ को एज अ कर्व लाइन दिखा सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। कर्व लाइंस दिखाएंगे तो ये आपका एक्सेलरेशन शो करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट टू प्रॉपर्टीज ऑफ अल्ट्रासाउंड। तो अल्ट्रासाउंड की दो प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इट हैज हाई एनर्जी, हाईली एनर्जेटिक होते हैं, एंड सेकेंड प्रॉपर्टी इसकी हो जाएगी हाई डायरेक्टिविटी, ठीक है। दो इसकी ये प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल किया जाता है सोनार रेडिएशंस में, एंड डॉल्फिन्स वगैरह भी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर नोज स्टार्ट्स ब्लीडिंग ऑन हाई माउंटेन्स व्हाई। सो सिंपल सा इसका रीज़न है कि जब हायर एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो वहाँ जाने पर हायर एल्टीट्यूड्स पे प्रेशर काफ़ी कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी ब्लड वेसल्स जो होती हैं उनका जो प्रेशर होता है बाहर के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से कुछ पर्सनस की जो नोज़ होती है वो ब्लीड करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। तो बाकी आप इसका आंसर यहाँ से रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पीस ऑफ वैक्स फ्लोट्स ऑन ब्राइन
व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इट्स वॉल्यूम विल बी इमर्स्ड। ठीक है, और हमें क्या दे करके रखा है, डेंसिटी ऑफ वैक्स दिया है एंड डेंसिटी ऑफ ब्राइन दे करके रखा हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए देखिए फॉर्मूला क्या लगता है, V अपॉन कैपिटल V इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वेयर स्मॉल v क्या होता है, इमर्स्ड पार्ट का v है तो वॉल्यूम ही बता रहा है, तो स्मॉल v इमर्स पार्ट का वॉल्यूम होता है और कैपिटल V आपका टोटल वॉल्यूम होता है। ठीक है, अगर कोई किसी भी सॉलिड को, जैसे हमने किसी भी सॉलिड को एक लिक्विड में इमर्स करके रखा है, तो इसका ये वाला पार्ट जो पानी के अंदर होगा वो स्मॉल v का वॉल्यूम होगा, और इसका जो टोटल वॉल्यूम होगा इस सब्सटेंस का उसको हम लोग कैपिटल V से रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी रो एस आपकी इस सॉलिड की डेंसिटी है, रो एल जो यहाँ पे लिक्विड होगा उसकी डेंसिटी है। ठीक है, वापस आते हैं क्वेश्चन पे, हमें क्या क्या दे करके रखा था, वैक्स की डेंसिटी दे करके रखी है और ब्राइन की डेंसिटी। वैक्स हमारा सॉलिड है और ब्राइन हमारा लिक्विड है। ठीक है, तो इसकी डेंसिटी है 0.95 और इसकी डेंसिटी हमारी 1.1। तो स्मॉल v बाय कैपिटल V इज इक्वल्स टू, यहाँ से डेसिमल हटा देंगे, सो हमारा यहाँ पे एक जीरो बचेगा, सो 95 अपॉन 110, ये कैंसिल हो जाएगा हमारा 19 टाइम्स में और ये 22 टाइम्स में, और फर्दर कैंसिल नहीं होगा, तो हमारा आंसर बनेगा v इज इक्वल्स टू 19/22 और कैपिटल V, मतलब टोटल वॉल्यूम का इतना फ्रैक्शन जो होगा वो वाटर के अंदर, सॉरी लिक्विड के अंदर हमारा इमर्स्ड होगा। ठीक है, 19/22 आपका इसका आंसर बनेगा। ओके, सारे इसके क्वेश्चंस आपके फिनिश हो गए हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ जहाँ से स्टार्ट होता है ये आपका सेक्शन बी होता है। ठीक है, सो इस सेक्शन में आपको जितने क्वेश्चंस दिए होते हैं उसमें से कोई 4 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। वैसे मैंने इस पेपर के जितने भी क्वेश्चन थे सबका सोल्यूशन कराया है, लेकिन आपको जब पेपर करना होगा तो उसमें केवल 4 क्वेश्चन ही उसमें से अटेम्प्ट करने होंगे। ठीक है, सो देख लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन था, राइट 3 डिफरेंस बिटवीन एन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड अ परमानेंट मैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट में क्या डिफरेंस होते हैं, तो सिंपली देखिए यहाँ मेंशन किया है मैंने, सी सो पहला जो हमारा डिफरेंस होता है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को लेकर के, कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं उनकी जो स्ट्रेंथ होती है मैग्नेटिक फील्ड की उसको हम लोग इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, बट परमानेंट एज द नेम सजेस्ट कि परमानेंट होते हैं तो इनकी मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग इंक्रीज डिक्रीज नहीं कर सकते, ये सेम रहती है। ठीक, नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इनका क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का टेम्परेरी होता है और परमानेंट मैग्नेट्स का परमानेंट रहता है। और स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होती है उनकी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, बट परमानेंट मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। सो आप यहाँ से इसका यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। ठीक है, सो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सो हमारा अगला क्वेश्चन इसमें आया था, डिफाइन anomalous expansion of water, draw a graph showing the variation in density of water with टेम्परेचर। ओके ठीक है, देखिए एनोमलस एक्सपेंशन बताना है इसमें आपको, तो सिंपली एनोमलस एक्सपेंशन होता क्या है, देखिए जनरली कोई भी सब्सटेंस को जब हम ठंडा करते हैं तो ठंडा करने पर वो क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, बट वाटर के साथ थोड़ा सा वियर्ड है कि वाटर क्या करता है, जब हम उसको इन द रेंज ऑफ 4 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस की रेंज में जब इसको ठंडा किया जाता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट करने की बजाय एक्सपैंड करता है। इसी बिहेवियर को वाटर के हम लोग कहते हैं एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। ठीक है, एंड हमको यहाँ पे ग्राफ बनाना था डेंसिटी ऑफ वाटर विथ टेम्परेचर के साथ, तो देखिए इसका ग्राफ ऐसे बन जाएगा। आपको ये 2 लाइंस ड्रॉ करनी है, इधर लिखना है डेंसिटी, इस साइड लिखेंगे टेम्परेचर। ठीक है, और फिर आपको इस तरीके से एक ग्राफ बनाना रहेगा, जो इसका टॉप मोस्ट पॉइंट होगा वहाँ से आपको 2 लाइंस ड्रॉ करनी है इस तरीके से। तो यहाँ पे टेम्परेचर होगा 4 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पे डेंसिटी होगी 1। ठीक है,
1 लिख रहे हैं तो यहाँ पे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब मेंशन कर देना। बाकी आप यहाँ पे कुछ भी वैल्यू से लीस्ट लिखते जाइए, 3, 2 और इधर 5, 6 ऐसे करके आप इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ इसका ग्राफ रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम कंटेनिंग अ सेल एंड अ मीटर, अ रियोस्टेट एंड अ बल्ब। ठीक है, सेल, अ मीटर, रियोस्टेट एंड अ बल्ब। सो देखिए इसका डायग्राम कैसे बनेगा। एक बल्ब बना देते हैं यहाँ पे। ठीक है, अमीटर बनाना है तो उसके साथ ऐसे सीरीज में कनेक्ट होगा। यहाँ पे एक रेओस्टेट बना देते हैं और यहाँ पे हमको एक सेल बनाना है तो सिर्फ 2 ही लाइंस ड्रॉ होंगी। ठीक है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये आपका रेओस्टेट हो गया, ये अमीटर हो गया और ये आपका बल्ब हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपका रे डायग्राम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ओके, यहाँ पे सिर्फ आपके इसमें 3 क्वेश्चन दिए हुए थे। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। स्टेट एंड प्रूव न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या स्टेट करता है, तो ये रही इसकी स्टेटमेंट। न्यूटन सेकेंड लॉ इज अ क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ, मतलब न्यूटन सेकेंड लॉ हमें फोर्स की क्वांटिटी बताता है। ठीक है, और द चेंजेस दैट अ फोर्स कैन प्रोड्यूस ऑन द मोशन ऑफ बॉडी, इट स्टेट्स दैट द टाइम rate of change of momentum of a body is equal in both magnitude and direction of the force imposed on it. Simply ये जो फॉर्मूला है F is equals to ma, ये फॉर्मूला आपका न्यूटन के सेकेंड लॉ की हेल्प से हम लोग डिराइव करते हैं। हमसे डेरिवेशन के लिए भी पूछा है, तो देखिए इसकी डेरिवेशन क्या होगी। सबसे पहले आपको फर्स्ट स्टेप लिखना होगा, एज वी नो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, उसके बाद रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, एम वी माइनस एम यू बाय टी, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। सो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ से मास कॉमन ले लेंगे तो v माइनस यू ओवर टी। सो v माइनस यू ओवर टी आपका क्या होता है, ये होता है एक्सिलरेशन। ठीक है, तो ये क्वांटिटी होती है एक्सिलरेशन के बराबर। सो हम यहाँ से लिख देंगे फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के इक्वल बनाएंगे तो ये हो जाएगा k ऑफ एम ए, और इस k की वैल्यू होती है 1, तो हमारा फाइनली फॉर्मूला डिराइव हो जाता है F इज इक्वल्स टू एम ए। ठीक है, सो इतना आपको प्रूविंग में लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट ओम्स लॉ एंड डिफाइंड 1 ओम रेजिस्टेंस। सो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, ओम्स लॉ स्टेट दैट इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका करंट। ये बेसिक आपका ओम्स लॉ है। और हमसे सेकंड क्वेश्चन था, डिफाइन 1 ओम रेजिस्टेंस। तो 1 ओम रेजिस्टेंस की डेफिनेशन ये है, व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ कंडक्टर इज 1 वोल्ट एंड इफ अ करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोज थ्रू इट देन द रेजिस्टेंस इज 1 ओम। सिंपली जब 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हो और उसमें से करंट भी 1 एम्पियर की पास हो रही होगी तो रेजिस्टेंस भी हमें कितना मिलेगा, 1 ओम मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिराइव द इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। ओके, जो तीनों हमारी इक्वेशंस ऑफ मोशन है उनको हमें ग्राफिकल मेथड से रिप्रेजेंट करना है। पूरा प्रूविंग आपका प्रूविंग वाला क्वेश्चन है, देखिए कैसे होगा। तब इसके लिए जब भी ग्राफिकल मेथड से प्रूव करना हो तो आपको एक ग्राफ बनाना पड़ेगा। वो कुछ इस तरीके से सिंपल ग्राफ होता है वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का। ठीक है, सो यहाँ पे आपको लिखना है u, जो यहाँ पे पहुँचेगा तो यहाँ पे आपको लिख देना है v और यहाँ पे आप लिखेंगे t। ठीक है, और ये जो सारे पॉइंट्स हैं इनको भी आप कुछ भी अपने मन से लेबल कर सकते हैं। जैसे इस पॉइंट को नेम कर दिया मैंने o, a, b, c, d एंड इस पॉइंट को लेबल कर दिया e। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी पहली इक्वेशन ऑफ मोशन से। पहली इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करने का वे होता है, आपको लिखना है एक्सेलरेशन a इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ लाइन EC। ठीक है,
इसके लिए आपको ये वाली जो लाइन होगी, क्योंकि आपने पढ़ा होगा वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप निकालने से हमें एक्सेलरेशन मिलता है, तो ईसी का स्लोप निकाल लेंगे तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से फॉर्मूला बनेगा a इज इक्वल्स टू, स्लोप निकालने के लिए आपको लिखना पड़ेगा CB बाय BE। ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम्स अगर अप्लाई करते हैं तो उसमें आपका परपेंडिकुलर बाय बेस से आता है, तो CB बाय BE लिखेंगे। और ये जो CB है वो किसके इक्वल है, DE के, और BE इज इक्वल्स टू OA। सो इस DE की जो वैल्यू है, DE की वैल्यू हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, DO माइनस DEO। ठीक है, इस पूरे में से इस पार्ट को माइनस कर देंगे तो हमें DE मिल जाएगा। एंड OA की वैल्यू तो सिंपली दिख ही रही है, T है। DO और EO की वैल्यू क्या है हमारी, V माइनस U ओवर T। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा A था ही, अब इस T को इधर भेज देंगे तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा AT इज इक्वल्स टू V माइनस U। यहाँ से हमारा फाइनल हो गया V इज इक्वल्स टू U प्लस AT। ठीक है, सो फर्स्ट वाले इक्वेशन का आपका सोल्यूशन रहेगा V इज इक्वल्स टू U प्लस AT। ठीक, अब देखिए सेकेंड वाला आप कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए सेकेंड वाले के लिए आपको लिखना पड़ेगा डिस्टेंस इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। देखिए इसमें जब भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपको डिस्टेंस निकालना होता है तो ये जो स्लोप बन रहा है उसके नीचे का एरिया निकालना पड़ता है। ठीक है, तो ये वाला पूरा जो एरिया है आपको वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए दो मेथड है। ठीक है, या तो आप इस ट्रायंगल का और इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल के ऐड कर देंगे तो भी आ जाएगा, या सीधा यहाँ पे एक ट्रापेजियम बन रहा है तो भी आपका एरिया निकल के आ जाएगा। ठीक है, बट सेकंड वाले को प्रूव करने के लिए पहले आपको रेक्टेंगल और ट्रायंगल का सेपरेट एरिया लेकर के सॉल्व करना पड़ता है। तो सिंपली वही लिख रहे हैं हम, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कौन सा बन रहा है, OABE प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा बन रहा है EBC। ठीक है, तो रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ क्या है हमारी OA एंड ब्रेथ है AB, प्लस ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो 1/2 बेस है हमारी BE इंटू हाइट है BC। सो OA की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी हमारी T एंड AB की वैल्यू क्या हो जाएगी U प्लस हाफ, एंड BE की वैल्यू, BE बेस है तो बेस की वैल्यू है हमारी T, एंड B से लेकर के C तक की वैल्यू है हमारी V माइनस U। ठीक है, सो यहाँ से हम लिख देंगे U इंटू टू UT प्लस हाफ इंटू T इंटू, अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो V माइनस U है, यहाँ पे जब हम फर्स्ट वाले में सॉल्व कर रहे थे V माइनस U की वैल्यू हमारी क्या आई थी, 80 आई थी। तो यहाँ पे इसको आप कुछ मान लीजिए इक्वेशन 1। ठीक है, तो फिर यहाँ पे आप पुट कर देंगे V माइनस U की वैल्यू 80। ठीक है, और यहाँ लिख देंगे ब्रैकेट में फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, तो यहाँ पे 80 पुट कर दिया, तो अब फाइनल हमारी इक्वेशन लिख लेते हैं S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ 80 स्क्वायर। ठीक है, सो ये हो गई हमारी सेकेंड वाली इक्वेशन का डेरिवेशन। अब कर लेते हैं थर्ड वाली इक्वेशन को डिराइव। तो थर्ड वाली को करने के लिए देखिए मैंने बताया था दो तरीके से एरिया निकाला जा सकता है, या तो आप ट्रपेजियम का एरिया निकाल दीजिए या तो ये अलग अलग शेप्स करके कर दीजिए। तो ट्रपेजियम का जब एरिया निकालेंगे तो हमारी थर्ड वाली प्रूफ होगी। ठीक है, तो पहली लाइन तो सेम रहेगी थर्ड वाली इक्वेशन के लिए, डिस्टेंस S इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रपेजियम। ट्रपेजियम हमारा क्या बन रहा है, OECA। ठीक है, OECA इज आर ट्रपेजियम। तो ट्रपेजियम के एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ठीक है, इसकी पैरेलल साइड्स ये दोनों है, तो पैरेलल साइड्स हो गई हमारी OU प्लस AC इंटू हाइट,
हाइट इसमें हम यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को लेंगे तो वो कितनी है हमारी ओ ए, ठीक है। तो हाफ इंटू ओ यू के बीच की डिस्टेंस हमारी है u, प्लस ए से सी तक की डिस्टेंस है हमारी v, इंटू हाइट o से a तक की डिस्टेंस है t, ठीक है। सो यहाँ से देखें जो u प्लस v की वैल्यू है इसको हमको निकालना पड़ेगा। u प्लस v की वैल्यू नहीं, यहाँ पे हमको u प्लस v की वैल्यू नहीं पुट करनी है। देखें यहाँ पे आपको t की वैल्यू पुट करनी होती है, ठीक है। t की वैल्यू कहाँ से पुट करेंगे, ये यहाँ से जो हमारे यहाँ पे आंसर आया था a इज इक्वल्स टू v माइनस यू ओवर t, तो इसको इधर भेज दीजिए, इसको इधर भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा t इज इक्वल्स टू v माइनस यू ओवर a, ठीक है। तो फ्रॉम दिस आप इसको इक्वेशन 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से u प्लस वी t की वैल्यू v माइनस यू बाई a रखनी है, ठीक है। तो हाफ इंटू यू प्लस वी इंटू t की वैल्यू हमारी है v माइनस यू ओवर a, ठीक है। सो u प्लस वी और v माइनस यू को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा हाफ इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय a। सो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। सो यहाँ से मैं फाइनली यहाँ पे लिख देती हूँ तीसरा वाला, ठीक है। सो थर्ड वाला जो हमें मिल रहा था वहाँ पे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a इज इक्वल्स टू s, तो 2a इधर चला जाएगा तो फाइनल हमारा डेरिवेशन हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, ठीक है। सो ये वाला आपका इस क्वेश्चन का सोल्यूशन रहेगा। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन दिया था, ठीक है। ओके, 3 क्वेश्चन ही थे। नेक्स्ट पे चलते हैं। सॉलिड वेज 50 gf in air and 40 gf when completely immersed in water, find the upthrust। ओके देखिए अपथ्रस्ट निकालने का जो फॉर्मूला होता है जनरली, तो अभी हम लोग ने एमसीक्यू में किया था वी रो जी होता है, बट एक और तरीके से हम लोग अपथ्रस्ट निकाल सकते हैं। अपथ्रस्ट इज ऑल्सो इक्वल्स टू लॉस इन वेट, ठीक है। लॉस इन वेट के भी इक्वल होता है आपका अपथ्रस्ट। सो लॉस इन वेट कैसे निकालेंगे, जो एयर में उसका वेट है माइनस वेट इन वाटर और लिक्विड। तो एयर में उसका वेट हमें दिया हुआ है कितना 50 gf, तो यहाँ पुट कर दिया 50 gf, माइनस वाटर में उसका वेट कितना है 40 gf, तो 50 माइनस 40 हमारा आंसर हो गया 10 gf। तो अपथ्रस्ट इस पे कितना एक्ट कर रहा है 10 gf। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। तो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड देखिए कैसे निकाल लेंगे। अपथ्रस्ट इज इक्वल्स टू वी रो जी, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है इसका। तो अपथ्रस्ट तो अभी हम लोग ने कैलकुलेट किया 10 gf आया है, ठीक है। वॉल्यूम हमें कैलकुलेट करना है, और जो हमारी डेंसिटी होती है वो लिक्विड की रखते हैं। यहाँ पे सिंस वाटर है तो उसकी डेंसिटी कितनी होती है 1 होती है इनटू ग्रेविटी। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो वॉल्यूम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। सो सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा 10 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द सॉलिड। रिलेटिव डेंसिटी निकालने के लिए पहले हम डेंसिटी ही निकाल लेते हैं, ठीक है। तो डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला होता है मास ओवर वॉल्यूम, ठीक है। तो मास इसका कितना है 50 एंड वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, वॉल्यूम अभी हम लोग ने कैलकुलेट किया था 10 आया था, तो इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। जो मास, जो इसकी डेंसिटी आपकी सीजीएस यूनिट में होती है, ठीक है। अगर डेंसिटी सीजीएस यूनिट में होती है तो वही इसकी रिलेटिव डेंसिटी होती है, तो इसकी रिलेटिव डेंसिटी क्या हो जाएगी 5, ठीक है। इसमें यूनिट नहीं लगाते, रिलेटिव डेंसिटी में आपको यूनिट नहीं लगाना होता है, सिर्फ इसका सिंपली जो भी डेंसिटी आपकी सीजीएस यूनिट में जो कि हमारी यहाँ आई है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आई है, वही इसकी रिलेटिव डेंसिटी हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राइट एनी 3 प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर।
तो 3 प्रॉपर्टीज हमको लिखनी थी, तो यहाँ पे मैंने मेंशन की है। इमेज वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है एंड लैटरली इन्वर्टेड होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ अ वेल लेबल्ड रे डायग्राम ऑफ इमेज formed by a concave mirror when the object is placed between center of curvature and focus. Also write the nature and position of the image, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में रखा है ऑब्जेक्ट। सो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ बना पोल, ये बन गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इसके मिड में आपने ऑब्जेक्ट प्लेस किया है। सो एक रे आपको पैरेलल ऐसे लेकर के जाना है, इट विल गो टू द फोकस, एंड सेकेंड रे आपको फोकस से पास कराना है और ये स्ट्रेट चली जाएगी इस तरीके से, ठीक है। सो ये इस जगह पे, इस पॉइंट पे मीट करिए, तो यहाँ पर आपकी बन जाएगी इमेज। ऑब्जेक्ट को लेबल कर दीजिए ए बी, इमेज को लेबल कर दीजिए बी डैश ए डैश, ठीक है। या फिर ओ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को, ओ ओ, और इमेज को आई और आई डैश से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। एंड हमसे नेचर एंड पोजीशन भी पूछा हुआ था, तो नेचर और पोजीशन क्या हो जाएगा, नेचर इज रियल एंड इन्वर्टेड, एंड जो इसकी पोजीशन होगी होगी बियॉन्ड सी, एंड साइज भी अगर पूछा हो तो साइज इसका हो जाएगा enlarge, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट एनी 3 लॉज ऑफ लिक्विड प्रेशर। तो 3 लॉज क्या है, प्रेशर जो होता है इट इंक्रीजेस विद द डेप्थ, जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती है तो प्रेशर बढ़ता है। सेकेंड हमारा लॉ है कि अगर आपका फ्लूइड स्टेशनरी है तो प्रेशर सेम लगेगा सारे हॉरिजॉन्टल प्लेन्स में। एंड नेक्स्ट लॉ होता है द प्रेशर इनसाइड द लिक्विड इन अ कंटेनर इज सेम इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट and accelerates at a constant rate of 2 meter per second square for 10 seconds, ठीक है। It then moves with constant speed for next 200 seconds and then comes to rest by applying brakes in 50 seconds. Find the retardation in last 50 seconds, ठीक है। देखिए आपका क्वेश्चन 2-3 पार्ट्स में ब्रेक है, मतलब पूरा एक मतलब एक जर्नी नहीं है, पूरा 3 पार्ट में आपका ब्रेक है। जैसे देखिए, सबसे पहले ट्रेन स्टार्ट हो रही है रेस्ट से, ठीक है। ट्रेन जो है आपकी रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ पे इसकी यू क्या होगी, 0, इनिशियली 0 रहेगी। देन फिर वो एक्सेलरेट करती है, यानी इसकी स्पीड बढ़ती है, किस रेट से, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की रेट से ट्रेन की स्पीड जो होती है वो इंक्रीज करती है, ठीक। फॉर 10 सेकेंड्स, ये 10 सेकेंड के लिए इसकी स्पीड जो है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की रेट से बढ़ रही है। फिर उसके बाद 200 सेकेंड के लिए जो इसने यहाँ पे 10 सेकेंड तक अपनी स्पीड बढ़ाई, 10 सेकेंड तक स्पीड बढ़ाने के बाद फिर 200 सेकेंड तक वो उसी स्पीड से जा रही है, ठीक है। 200 सेकेंड तक आपकी, जब तक ये 200 सेकेंड नहीं हो जाते, आपकी सेम स्पीड से जा रही है, ठीक। उसके बाद क्या बोला है, एंड देन कम्स टू रेस्ट, फिर 200 सेकेंड तक सेम स्पीड तक चली, उसके बाद 50 सेकेंड तक क्या किया, ब्रेक लगाया, उसके बाद जाके आपकी ट्रेन रुक गई, तो यहाँ पे हो रहा है आपका रिटार्डेशन, ठीक है। सो इतना पूरा आपका क्वेश्चन था। अब इसके सोल्यूशन पे आते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे सिनेरियो देख लेते हैं, इस वाले पार्ट में जब पहले रेस्ट पे थी, उसके बाद 10 सेकेंड तक एक्सेलरेट करी, तो देखते हैं उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू ओवर टी, ठीक है। एक्सेलरेशन तो यहाँ पे किस रेट से हो रहा है, 2 की रेट से हो रहा है, हर सेकेंड 2-2 स्पीड बढ़ रही है। फाइनल वेलोसिटी हमें नहीं पता कि क्या स्पीड वो अटेन कर रही है। इनिशियली तो वो रेस्ट पे थी, तो u 0, और कितने टाइम तक उसकी स्पीड एक्सेलरेट हो रही है, 10 सेकेंड तक। उसको इधर सेंड कर देंगे तो हमारी यहाँ पे स्पीड क्या आ गई, 20 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से ये समझ में आया कि 10 सेकेंड तक अपनी स्पीड बढ़ाने के बाद फाइनली इसकी जाके स्पीड कितनी हो गई, 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब ये 200 सेकेंड तक इसी स्पीड से चली, 20 की स्पीड से ये जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है, 200 सेकेंड तक 20 की स्पीड से जा रही है। उसके बाद फिर क्या किया, 50 सेकेंड के लिए ब्रेक लगाया, क्योंकि गाड़ी रुकने में भी समय लगता है, तो 50 सेकेंड तक ब्रेक लगाया और फाइनली जाके रुक गई। तो यानी फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर क्या हो जाएगी इसकी,
0। तो ये लास्ट के 50 सेकंड में हमसे क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए रिटार्डेशन के लिए आपका जो फॉर्मूला बनेगा a इज इक्वल्स टू वी माइनस यू ओवर टी से, तो यहाँ पे हमें रिटार्डेशन ही निकालना है। फाइनली जाके रुक रही है तो यहाँ पे v 0, इनिशियल वेलोसिटी अब तो वो 20 की स्पीड से चलना शुरू कर दी थी, तो यहाँ पे हो गई 20, और कितने टाइम तक चल रही है, 50 सेकेंड तक चल रही है। तो यहाँ पे हो जाएगा -20 ओवर 50, यानी कि इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, कितना उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया है। देखिए इसको हमको 3 पार्ट में निकालना भी पड़ेगा, डिस्टेंस भी इसकी 3 बार कैलकुलेट करनी पड़ेगी, क्योंकि 3 बार इसमें चेंजेस हुई है। पहले उसकी स्पीड इंक्रीज हुई है, फिर वो कांस्टेंट स्पीड से चली है, फिर उसके बाद उसकी स्पीड डिक्रीज हुई है। तो 3 बार हमको ऐसे इसकी डिस्टेंस कवर जो है वो निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लोग S1 निकाल लेते हैं। ठीक है, जब 0 सेकेंड से 10 सेकेंड के बीच में उसकी स्पीड इंक्रीज कर रही थी। ठीक है, तो उस केस में हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी तो 0 थी, तो ये वाला टर्म हमारा कैंसिल हो जाएगा। हाफ एक्सेलरेशन किस रेट से वो एक्सेलरेट कर रही थी, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की रेट से, और टाइम कितना था 10 सेकेंड। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे वो कितना चली 100 मीटर्स। ठीक है, ये हो गई स्पीड 1। नेक्स्ट फिर वो 200 सेकेंड तक तो कांस्टेंट स्पीड से चली है। ठीक है, किस स्पीड से चली है, 20 की स्पीड से चली है। तो S2 जब हम लोग निकालेंगे तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे स्पीड कितनी आई थी 20, और टाइम कितना था 200 सेकेंड। स्पीड थी 20 एंड टाइम था 200 सेकेंड। तो ये हमारा यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो गया 4000 मीटर्स। ठीक, ये हमारा सेकेंड वाला केस हो गया। थर्ड वाले केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे रिटार्डेशन हो रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे उसकी जो स्पीड तो इनिशियल है 20 की, फाइनल जो है उसकी 0 है, और रिटार्डेशन हो रहा है, और यहाँ पे टाइम कितना है 50 सेकेंड। ठीक है, सो यहाँ पे जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा, तो इसमें हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे थर्ड वाले के लिए, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, ये थर्ड वाले के लिए लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्योंकि जाके रुक रही है तो 0 होगी, इनिशियल तो वो 20 की स्पीड से जा रही है, और क्योंकि यहाँ पे रिटार्डेशन हो रहा है तो यहाँ पे -0.4 लिखेंगे, और हमको डिस्टेंस जो है निकालनी है। ठीक, तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा सोल्यूशन होगा -400 इज इक्वल्स टू 2 इंटू -0.4, यानी कि माइनस का 0.8 इंटू एस। सो कैंसिल करेंगे यहाँ से, -400 डिवाइडेड बाई -0.8 इज इक्वल्स टू एस, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 500 मीटर्स। ठीक है, ये आ गया हमारा S3। ठीक है, तो ये 3 हमारी डिस्टेंस आ गई। अब इन तीनों डिस्टेंस को ऐड कर देंगे तो टोटल डिस्टेंस इज इक्वल्स टू S1 प्लस S2 प्लस S3। तो S1 हमारा कितना था 100 प्लस 4000 प्लस S3 हमारा कितना आया 500। यहाँ से हमारा आंसर बन गया 4600 मीटर्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, एक्चुअली ये ऊपर होना चाहिए था। एवरेज वेलोसिटी पूछा है, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। सो टोटल जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसका अभी हम लोग ने कैलकुलेट किया था 4600, एंड जो टोटल टाइम में ये जर्नी कवर कर रही है ये है 10 सेकेंड्स, 200 सेकेंड्स एंड 50 सेकेंड्स। ठीक है, तो ये टोटल टाइम हो रहा है 260। ठीक, सो कैंसिल किया, इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 230 ओवर 13, और फर्दर कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 टाइम्स में जाएगा 100 आएगा, 7 टाइम्स में जाएगा फिर आपका 90 हो जाएगा,
एंड देन 17.6 अप्रॉक्स करके ये आपकी एवरेज वेलोसिटी रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट 4 रीजंस व्हाई मर्करी इज प्रेफर्ड एज अ बैरोमेट्रिक लिक्विड। तो हमें 4 रीजन बताने थे कि बैरोमेट्रिक लिक्विड में मर्करी को क्यों चूज किया जाता है। तो पहला रीजन तो ये हो गया क्योंकि वो बहुत ही प्योर फॉर्म में इजीली अवेलेबल होती है। सेकेंड हो जाएगा आपका कि मर्करी काफ़ी शाइनी होती है तो इजीली सीन हो जाती है। एंड थर्ड स्टिक नहीं होती है आपकी ग्लास से, ठीक है। एंड गुड कंडक्टर होती है। तो ये सारे आपके रीजंस यहाँ पे मेंशन किए हैं, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राइट 3 डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। तो मास एंड वेट में 3 डिफरेंस लिखने थे, यहाँ मेंशन्ड है। पहला तो आप सिंपली दोनों की डेफिनेशन लिख सकते हैं कि मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर ऑब्टेन्ड इन एन ऑब्जेक्ट, और वेट क्या होता है, इट इज द फोर्स बाय विच द अर्थ अट्रैक्ट्स दैट ऑब्जेक्ट। एंड मास जो होता है इट इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, तो हर जगह सेम रहेगी, बट वेट जो होती है वो चेंज होती है बिकॉज वेट डिपेंड्स अपॉन ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पर डिपेंड करता है। तो जैसे जैसे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन चेंज होगा तो बॉडी का वेट भी डिफर करेगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट आपका थर्ड पॉइंट हो जाएगा मास की जो एसआई यूनिट होती है वो केजी होती है, बट वेट की एसआई यूनिट न्यूटन होती है, ठीक है। तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 1 सेंटीमीटर इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ concave mirror, an erect image of height 1.5 cm is formed at a distance of 6 cm behind the mirror, find the focal length, ठीक है। तो क्या क्या दिया हुआ है, हाइट ऑफ 1 सेंटीमीटर यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है 1 सेंटीमीटर, डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा है यानी u हो गया 4 सेंटीमीटर, एंड इरेक्ट इमेज ऑफ 1.5 सेंटीमीटर की बन रही है, एंड इमेज डिस्टेंस हमें दी हुई है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे सारे साइंस रखे हैं। u की वैल्यू माइनस होती है हमेशा, और क्योंकि इमेज आपकी इरेक्ट बन रही है इसीलिए v का सिंबल यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको निकालना क्या है, फोकल लेंथ निकालना है। इसका कोई यूज ही नहीं है, ठीक है। आपका इन दोनों से ही काम हो जाएगा u और v से। तो फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। सो v है हमारा 6 और u है हमारा -4, एलसीएम लेंगे 12 आएगा, तो ये हो जाएगा 2 -3 यानी हो गया -1/12, रेसिप्रोकल करेंगे तो f की वैल्यू हो गई -12 सेंटीमीटर, ठीक है। ये बस ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए, या फिर अगर मैग्निफिकेशन नहीं निकालना है, सिर्फ आपका u और v से काम हो जाएगा। f की वैल्यू आएगी आपकी -12 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ स्टोन हैविंग अ मास 15.1 ग्राम weighs 10.9 gf when immersed in a liquid and 9.7 gf when immersed in water। ओके, यहाँ पे gf होगा। सो हमें W1 दिया हुआ है एयर में, W2 दिया हुआ है लिक्विड में, एंड W3 दिया हुआ है when immersed in water, ठीक है। W1, W2 एंड W3 हमें गिवन है। हमें सबसे पहला क्वेश्चन है वेट ऑफ द स्टोन इन एयर। ओके सॉरी, ये मास दिया था, ठीक है। जीएफ नहीं होगा, ये जी ही होगा, सही लिखा है ये, ठीक है। मास गिवन है इसलिए जी ही होगा। वेट ऑफ द स्टोन इन एयर कितना हो जाएगा, तो जो मास होता है आप बस उसी में एफ लगा दीजिए, ये ग्राम फोर्स हो जाएगा 15.1 ग्राम फोर्स, ठीक। मास दिया है उसी से हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं। नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ द स्टोन। वॉल्यूम ऑफ द स्टोन कैसे निकाल सकते हैं, देखिए डेंसिटी नहीं दी हुई है, ठीक है। तो पहले हम लोग अपथ्रस्ट निकाल लेते हैं, ठीक है। अपथ्रस्ट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है लॉस इन वेट, तो वेट इन एयर जो है हमारा 15.1 एंड वेट इन वाटर कितना है इसका 9.7, ठीक है। इससे हमारा आ जाएगा अपथ्रस्ट, तो इसको माइनस करेंगे तो ये हमारा आंसर होगा 4, और ये हो जाएगा हाँ 9, और यहाँ पे 14 - 9 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 5, ठीक है। तो हमारे यहाँ से अपथ्रस्ट निकल के आएगा 5.4 GF, और जब इसको इस फॉर्मूले के इक्वल में रखेंगे
उससे हमारा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम निकालना है। अब थ्रस्ट हमारा आया 5.4, वॉल्यूम हमें निकालना है, डेंसिटी लिक्विड की 1 होती है, और यहाँ से जीएफ करेंगे तो वॉल्यूम हमारा हो जाएगा 5.4 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द स्टोन। स्टोन की रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है। ठीक है, तो देखिए निकालने के लिए पहले हम लोग डेंसिटी निकाल देते हैं स्टोन की। ठीक है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास क्वेश्चन में गिवन था 15.1 एंड वॉल्यूम अभी जस्ट हम लोगों ने कैलकुलेट किया, कितना आया हमारा 5.4 आया है। कैंसिल कर देंगे, इसको डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा कितना बन जाएगा, 3 टाइम्स में आई गेस जा रहा है, 3 टाइम्स में 162। ओके, 3 टाइम्स में भी नहीं जाएगा, तो 2 टाइम्स में इसको ले जाएंगे। सो ये हमारा बन जाएगा 108, तो ये 10, 41, 42, 43, सो ये 43 आएगा। डेसिमल लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, सो सेकेंड 2 टाइम्स में 108, 3 टाइम्स में हमारा ये बन रहा था 162, नहीं 3 टाइम्स में तो काफ़ी कम हो जाएगा, 7 टाइम्स में हो जाएगा, 8 टाइम्स में, ठीक है 7 टाइम्स में ले जाएंगे। ठीक है, तो 2.7 अप्रॉक्स आपका आएगा आंसर। ठीक है, डेंसिटी आपकी 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आएगी। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आप डिवाइड करके चेक कर लीजिएगा, और 2 डिजिट तक ही बस आंसर लिखना होता है। तो 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आ रही है। तो अभी हम लोगों ने जस्ट ऐसा ही सेम क्वेश्चन किया था, जब आपकी सीजीएस यूनिट में जो भी डेंसिटी होती है वही उसकी रिलेटिव डेंसिटी होती है, यानी इसकी रिलेटिव डेंसिटी बनेगी 2.7। ठीक है, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड निकालने के लिए इसके लिए फॉर्मूला होता है W1 माइनस W2 ओवर W1 माइनस W3। सो W1 हमारा क्या था 15.1 GF, और W2 एंड W3 क्या था हमारा 10.9 एंड 9.7। ठीक है, 10.9 एंड 9.7, तो इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 एंड ये हो गया आपका 4.2, और नीचे आपका हो जाएगा 4 एंड यहाँ पे 5। ठीक है, 5.4 डेसिमल हटाएंगे तो ये हो जाएगा 7/9, डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा आंसर बन जाएगा 0.7 0.77 करके आपका आंसर होगा। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड होगी 0.77। ठीक है, ये 4 ही क्वेश्चन थे इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, ठीक है, सो यहाँ पे आपका पेपर फाइनली फिनिश होता है। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस अच्छे लगे हो, और अगर अच्छे लगे हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, ताकि उनको भी फाइनल के एग्जाम्स के लिए अच्छी तैयारी मिले।